हेलो एवरीवन। इस बार प्रधानमंत्री ने जब इंडिपेंडेंस डे की अपनी स्पीच दी तो उसमें एक उन्होंने वर्ड यूज किया जिसको उन्होंने कहा वैल्यू एडिशन वर्ड कहा। और आज की जो क्लास है, मैं आज की क्लास में वैल्यू एडिशन की ही बात करने वाला हूं, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 3 मेथड्स में से पहला मेथड जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू एडिशंस को जोड़ते चले जाते हैं। हिंदी में मूल्य वृद्धि कहते हैं और इसी को हम आउटपुट मेथड या प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, यानी उत्पादन विधि भी इसी को हम कहते हैं। सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि वैल्यू एडिशन बेसिकली क्या है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अगर हम इसको करेंगे तो हमारा देश क्या बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। तो आइए समझते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। हमने ये अज्यूम करा है कि एक फार्मर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है और प्रोडक्शन करते वक्त उसने कुछ भी ना तो इंटरमीडिएट गुड यूज करे जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तु, और ना ही उसने कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल करा जिसको हम कहते हैं कच्चा माल। ये हम फिलहाल आसान बनाने के लिए इसको हम ये अज्यूम कर रहे हैं। वास्तविकता में हालांकि ऐसा नहीं होता। तो इसने कुछ भी बाहर से नहीं लिया, जो भी इसने किया उत्पादन, तो वो क्या हो गया, इसका अपना योगदान हो गया। इंपॉर्टेंट वर्ड है योगदान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो यहां बेसिकली हम कंट्रीब्यूशंस की बात करने वाले हैं कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, और सारे कंट्रीब्यूशंस को ऐड करते चले जाइए और हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम, जिसको कि हम कैलकुलेट करने के लिए अब पहला मेथड यहां पे सीख रहे हैं जिसे कहते हैं आउटपुट मेथड। तो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक तरीका है। यहां पे देखिए फॉर्म ए जो मैंने लिखा है, मान लीजिए ये फार्मर है, फिर उसके बाद फॉर्म बी और फॉर्म सी भी है, और ये कैसे, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरमीडिएट जो लिखा है यानी मध्यवर्ती वस्तु है, फार्मर ने कोई भी इंटरमीडिएट गुड यूज नहीं करा है तो इसलिए यहां पे डैश रखा गया है। फॉर्म ए यानी फार्मर ने कुल आउटपुट यानी 50 रुपए का उत्पादन किया है और इसने कुछ भी बाहर से नहीं लिया, तो जो कुछ भी इसने उत्पादन किया वो सब क्या हुआ, इसका खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ। उसको हमने कहा कि इतनी इसने वैल्यू ऐड करी है, वृद्धि करी है मूल्य में, क्योंकि इसके पास तो 0 था पहले, और जो भी इसने उत्पादन किया तो वो सारा का सारा क्या है, इसका खुद का कंट्रीब्यूशन हुआ। तो इसका वैल्यू एडिशन 50 रुपीज। मान लीजिए इसने उत्पादन किया था गेहूं का, और सारा गेहूं जो 50 रुपए का था उसने बेच दिया एक चक्की वाले को, और चक्की वाले ने 50 रुपए का गेहूं लेकर के उसको पीसा, और पीसने के बाद में जो आटा तैयार हुआ उसको बेच दिया फिर से मार्केट में। इस फर्म बी का जो चक्की वाला है, इसका आउटपुट हुआ 100 रुपए का। लेकिन यहां खास बात क्या है कि फर्म बी ने आउटपुट तो 100 का प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड भी तो थे, उसके मध्यवर्ती वस्तु भी तो थी 50 रुपए की, जो उसे कहां से मिली थी, फार्मर से मिली थी। तो इसका अपना कंट्रीब्यूशन तो मात्र यही होगा ना, सिर्फ 50 रुपए का। 100 रुपए में से 50 का कंट्रीब्यूशन किसका था, यहां का, जो इसने यहां मध्यवर्ती वस्तु के रूप में, इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में इस्तेमाल किया। अपना कंट्रीब्यूशन इसका ये, तो वैल्यू एडिशन भी यही 50 रुपए। इसी तरीके से फिर क्या हुआ, फर्म बी ने अपना आउटपुट जो था, जो आटा, चक्की वाले ने आटा बेच दिया बेकरी वाले को, और बेकरी वाले ने प्रोसेसिंग करी और बना दिया उसे ब्रेड और बिस्किट, और वो ब्रेड और बिस्किट मार्केट में बिक गए 200 रुपए के। लेकिन यहां फिर खास बात, ये फर्म बी ने अपना आउटपुट बेचा था इधर, और ये बन गया था इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तु बन गया। तो फर्म सी का अपना योगदान तो सिर्फ 100 रुपए का ही बचा, क्योंकि 100 रुपए का योगदान तो उसने फर्म बी से लिया था। तो यहां देखिए कि जो ये हमने देखा कॉन्ट्रीब्यूशंस को, फर्म ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 50, बी का भी 50 और सी का भी 100। तो इन सारे वैल्यू एडिशंस को जोड़ते चला जाइए और हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। इससे यहां पे देखिए, इसको हमने जीवीए कहा है। जीवीए क्या है, जी फॉर ग्रॉस, जिसको हम कहते हैं सकल। बाकी तो आप जानते ही, यहां पे लिखा है कि वीए क्या है, वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि है। तो सकल मूल्य वृद्धि है ये बेसिकली फर्म ए के द्वारा। कितना, 50, और बी का भी 50, इसका 100, और टोटल कितना हो गया, 200 रुपए में हम इसको मान लेते हैं, रुपया 200। पूरी जो इकोनॉमी है उसमें अगर 3 ही फर्म थी, हमने ये अज्यूम किया हो, तो पूरी इकोनॉमी का ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आ गया, ये ₹200 इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। इसको एक तरीके से और कर सकते थे हमने क्या करा, वैल्यू एडेड को जोड़ा है। अगर हम आउटपुट को जोड़ेंगे, यहां प्रॉब्लम क्या आएगी, आउटपुट जोड़ने में 50 का आउटपुट ए का, 100 का आउटपुट बी का, 200 का आउटपुट सी का, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं हमें मिलता है 350 रुपीज। लेकिन इसमें क्या है, यहां एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम कहते हैं डबल काउंटिंग, जिसे कहते हैं दोहरी गणना। डबल काउंटिंग यानी दोहरी गणना। क्यों, क्योंकि ये 50 रुपए का जो उत्पादन ए ने किया था, ये यहां मध्यवर्ती वस्तु है, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहां पर कोई नए 100 रुपए का उत्पादन नहीं हुआ, तो ये 50 रुपए यहां काउंट हुआ, ये 100 रुपए यहां से यहां फिर काउंट हुआ, तो 50 रुपए ये और 100 रुपए ये दो बार काउंट हो जाएंगे, तो 350 रुपए का आउटपुट आएगा। तरीका हमारे पास क्या है, फाइनल सेल्स, यानी जो सेल हुई है
आउटपुट, इसको हम फाइनल सेल भी कह सकते हैं। भाई फर्म ए ने कुल कितने का माल बेचा, 50 रुपए का, फर्म बी ने कितने का बेचा, 100 रुपए का, और फर्म सी ने 200 रुपए का माल बेचा। इस तरीके से उन्होंने माल बेचे हैं, तो ये फाइनल सेल्स है। इसमें से अगर हम माइनस कर दें इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, तो इंटरमीडिएट गुड्स 50 और 100 रुपया तीनों फर्म्स का, क्योंकि ए का तो डैश नील था, तो इनका कितना हुआ 150। तो आप देखिए टोटल सेल्स 350 रुपया और इंटरमीडिएट गुड्स 150 रुपया। तो 350 में से 150 माइनस करेंगे, अगेन क्या मिलेगा 200। तो किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर लिए, फाइनल सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स कर ले या फिर वैल्यू एडेड। इसीलिए हम इसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं कि सबका आउटपुट ऐड करो और इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर लो, या फिर सबके वैल्यू एडिशंस को जोड़ते चले जाओ। एक ही बात है, आंसर क्योंकि सेम ही आना है। यहां पे आप देख रहे हो कि जी क्यों लगाया गया है, ग्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे प्रोडक्शन में फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी के कुछ टूल्स, इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनरी, कुछ जो कैपिटल गुड्स होंगे उनके, जिसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं, मशीन्स वगैरह की घिसावट तो हुई होगी ना, कुछ डेप्रिसिएशन हुई होगी, तो उस डेप्रिसिएशन को जब हम जीबीए में से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, एनवीए। अब ये इजी हो गया होगा आपको मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद में इसको समझना। तो एनवीए हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इस एनवीए में भी एक चीज मिसिंग है, और वो चीज मिसिंग क्या है, फाइनल सेल्स की बात कर रहे हैं। आप खुद सोचो, क्या ऐसा होता है क्या कि फर्म्स जितना भी प्रोडक्शन करे सारा माल बिक जाए, ऐसा होता है क्या? कुछ ऐसा भी होता है कि जितना प्रोडक्शन किया उससे ज्यादा माल बिक जाए, या जितना प्रोडक्शन किया उससे कम बिक जाए। अगर कम बिका तो अपने पास बचा रह गया प्रोड्यूसर के, और अगर ज्यादा बिका तो जो उसके पास पहले से स्टॉक था उन चीजों का, उसमें से भी कुछ कमी आएगी। तो इसी एडजस्टमेंट के लिए हम कॉन्सेप्ट लाते हैं इन्वेंट्री का, जिसे हम हिंदी में कहते हैं माल सूची बोलते हैं इसको। तो ये इन्वेंट्री क्या है, इसको आप देखते हैं। अभी तक की जो आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली निवेश जो होता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो है किसी फर्म के द्वारा अगर मशीन खरीदी जाती है, नई फैक्ट्री लगाई जाती है, फर्नीचर या गाड़ी वगैरह कुछ खरीद ली जाती है, यानी प्रोड्यूसर के द्वारा कोई भी कैपिटल गुड परचेज किया जाए तो वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहां इकोनॉमिक्स में हम थोड़ा सा अब उसको ब्रॉडर सेंस में समझेंगे, थोड़ी व्यापक दृष्टि डालते हैं उस पर कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो 3 तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, हालांकि क्लास 12 के लेवल पे उनमें से एक को ही हम पढ़ते हैं। तो पहला है कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा है रेजिडेंशियल या हाउसिंग, आवासीय जिसको बोलते हैं, वो इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड जो होता है वो होता है इन्वेंट्री, जिसे हम कहते हैं माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्लास 12 के सिलेबस में इसी को स्टडी करते हैं हम, और इसको अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। किसी भी फैक्ट्री के पास, किसी फर्म के पास किसी भी समय स्टॉक हो सकता है किसी चीज का, फिनिश्ड गुड्स का जो बिल्कुल तैयार माल हो, या सेमी फिनिश्ड का, ऐसा जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कुछ हद तक तैयार है, और रॉ मटेरियल का कच्चा माल। तो जब साल कोई भी शुरू हुआ, इकोनॉमिक ईयर शुरू हुआ, उस टाइम कोई एक स्टॉक का लेवल होगा, और जब साल खत्म हो गया तो उस टाइम फिर उसके पास कोई स्टॉक का लेवल होगा। माल सूची बेसिकली क्या है, इस तरह के 3 तरह के जो गुड्स हैं, इनका फर्म के पास कितना स्टॉक है, वो हम उसकी इन्वेंट्री कहते हैं। बात करते हैं कि इन्वेंट्री किसी भी फर्म की घट सकती है और बढ़ सकती है। इसको हम क्यों सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी पिछली स्क्रीन में आपने देखा था कि फर्म क्या सारी सेल कर रही है, तो वहां मैंने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा कि भाई सारा बिक थोड़े जाएगा, कुछ ऐसा भी तो होगा जो एक वित्तीय वर्ष में नहीं बिकेगा, जो वो फर्म शायद अगले साल बेच पाएगी, या पिछले साल जो वो नहीं बेच पाई थी वो इस बार उसको एडजस्ट कर रही है। तो यहां पे क्या देखना है हमें कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 तरीके से हम पढ़ेंगे, अनप्लैंड और प्लैंड के तरीके से। अनप्लैंड यानी अनियोजित, और ये नियोजित। कोई फर्म अगर सब कुछ प्लानिंग के थ्रू कर रही है कि वो अपनी इन्वेंट्रीज को बढ़ा रही है, अपने स्टॉक को बढ़ा रही है जानबूझ करके, प्लानिंग के थ्रू कर रही है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। और अगर वो उसके ना चाहते हुए हो रहा है, उसकी प्लानिंग नहीं थी ऐसी लेकिन फिर भी ऐसा हो गया है, तो वो अनप्लैंड की कैटेगरी में आ जाता है। फिर इसके 2 तरीके, एक्यूमुलेशन यानी स्टॉक का बढ़ जाना, और डिक्यूमुलेशन यानी स्टॉक का घट जाना। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया फर्म है और फर्म ने ये एक्सपेक्ट किया कि इस साल में 1000 यूनिट जो है बिकेंगी, जो वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं उनकी 1000 यूनिट बिकेंगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि डिमांड जो थी मार्केट में वो रहेगी 950 की। तो अब क्या हुआ, 50 यूनिट जो है फर्म के पास बची रह गई, जो उसने प्लान नहीं करी थी, वो चाहती नहीं थी उनको बचाना। तो अब क्या हुआ, ये 50 यूनिट्स कहां जाएंगी, वो उसकी इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगी, और उसके ना चाहते हुए यानी अनप्लैंड क्या हुआ, इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन हो गया, संचय हो गया उसके ना चाहते हुए। लेकिन यही अगर 950 ना होकर के 1050 यूनिट्स अगर मार्केट में बिक जाए, तो अब क्या होगा,
अब जितना प्रोडक्शन फर्म ने किया था 1000 यूनिट्स का, बिका 1050 यूनिट, तो ये जो 50 यूनिट है ये कहां से आई? ये आई उसकी इन्वेंट्री में से, जो इन्वेंट्री उसके पास फिनिश्ड गुड्स की थी पहले से, जब वित्तीय वर्ष प्रारंभ हुआ तो उसने वहां से बेच दी। वो प्रोडक्शन तो कम था, तो अब क्या हुआ? अब डिक्यूमुलेशन हुआ, अपसंचय हुआ और अनप्लैंड हुआ। फर्म चाहती नहीं थी, फर्म ने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। तो ये दोनों केस थे क्या? अनप्लैंड के। अब हम देखते हैं कि प्लानिंग के थ्रू कैसे होता है। कि प्लानिंग में मान लीजिए फर्म ने एक्सपेक्ट किया कि 1000 यूनिट्स इस बार बिकने वाली हैं और फर्म चाहती है कि उसके पास जो इन्वेंट्री का स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, वो उसको थोड़ा बढ़ाना चाहती है। उसको लगता है कि फ्यूचर के लिए थोड़ा रेडी होने के लिए उसके पास बेटर, ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो 1000 यूनिट बिकने की क्योंकि उम्मीद है फर्म को, तो प्रोडक्शन क्या करेगी? 1000 का करेगी या 1000 से ज्यादा का? नेचुरली वो 1000 से ज्यादा का प्रोडक्शन करेगी। मान लीजिए वो 1100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है और पता था कि 1000 यूनिट्स बिकने की पॉसिबिलिटी है और एक्चुअल में भी मान लिया 1000 ही बिकी मार्केट में। तो अब क्या हुआ कि ये 100 यूनिट जो है फर्म ने विद प्लानिंग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर ली हैं। और ये क्योंकि विद प्लानिंग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करी है तो ये किस में आएगा? प्लान्ड में आएगा। और क्या होगा? ये एक्यूमुलेशन होगा, यानी इन्वेंट्रीज का बढ़ना एक्यूमुलेशन है, इन्वेंट्रीज का घटना क्या है? अपसंचय, डिक्यूमुलेशन है। इसका उल्टा भी हो सकता है, फर्म अपनी इन्वेंट्रीज को घटाना चाहती थी, उम्मीद वही है अभी भी कि 1000 यूनिट्स बिकेंगी मार्केट में। अब घटाने के लिए फर्म क्या करेगी? 900 या 950 कुछ भी प्रोडक्शन करेगी। 1000 यूनिट जो है बिकने की उम्मीद थी और हम ये मानते कि बिकी भी उतनी, एक्चुअल में भी सेल 1000 की हुई, प्रोड्यूस करी 900। तो ये 100 यूनिट्स कहां से आई? ये 100 यूनिट्स आई यहां से, इन्वेंट्री से आई। तो अब फर्म का क्या हुआ? इन्वेंट्रीज घट गई। इन्वेंट्रीज में क्या हुआ? डिक्यूमुलेशन हुआ। और कैसे हुआ डिक्यूमुलेशन? प्लानिंग के तहत हुआ। फर्म ने प्लान करके डिक्यूमुलेशन करा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इन्वेंट्री का। अभी जो मैंने इन्वेंट्री का यानी माल सूची का जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा है, वो बेसिकली क्यों करा कि जब हम आउटपुट मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें तो वहां इन्वेंट्रीज को भी एडजस्ट करा जाता है, इसलिए उसको सीखा। तो अब अप्लाई कर लेते हैं। जीवीए तो आपने फर्स्ट स्क्रीन में देख ही लिया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि इसको हम बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या था कि सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ये हमने लिखा था। तो सेल्स को हमने जब पढ़ाया तो वहां पे ये कहा कि क्या सारी की सारी जो जितनी भी प्रोडक्शन होती है किसी फर्म की, क्या वो सारी की सारी बिक जाती है? तो वहां थोड़ा सा डिस्प्यूट था कि नहीं भाई, सारा नहीं बिकता है, कुछ इन्वेंट्रीज में एडजस्टमेंट होता है, माल सूची में परिवर्तन होता है। अब यहां पे हमने क्या करा? वैल्यू ऑफ आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने कहा था कि सेल्स हो सकती है किसी फर्म की और कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो उसका बिके नहीं या फिर अतिरिक्त बिक जाए, जो सेल्स से बल्कि क्या हो रहा है, सेल्स की बजाय वो इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट है। तो यहां चेंज इन स्टॉक वही दिखा रहा है। ये जो चेंज इन स्टॉक है कि स्टॉक में परिवर्तन जो है ये क्या है? माल सूची में होने वाला परिवर्तन है फिनिश्ड गुड्स की। तो इसको हमने फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था यहां पे इसको हमने नए तरीके से लिखा कि जीवीए क्या है? बेसिकली सेल्स, सेल्स में हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। ये यहां पे ट्राइंगल जो बना है ये डेल्टा है, डेल्टा बोलते हैं इसको, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसी एक चीज में से दूसरी चीज को घटा देते हैं तो चेंज को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये कैसे आता है चेंज इन स्टॉक? ये आता है बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक में से हम माइनस कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी जब वित्तीय वर्ष का अंत हुआ तो तब फर्म के पास कितना स्टॉक था और जब वर्ष का प्रारंभ हुआ था तब कितना स्टॉक था, तो दोनों के डिफरेंस को हम चेंज इन स्टॉक कह देते हैं। और वैसा का वैसे फिर से इसमें माइनस कर दो मध्यवर्ती वस्तुओं को, मिल जाएगा हमें जीवीए। और किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स होती हैं और एक सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं। और इकोनॉमी में होते हैं 3 तरह के सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो सभी का अगर हम ऐड कर दें जीवीए तो हमें मिल जाता है क्या? जीडीपी एमपी। ध्यान यहां रखना है आपको कि वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड में क्या, कौन सा एग्रीगेट हमें मिलता है? जीडीपी एमपी। ध्यान रखना है इसको। और जीडीपी एमपी को ही फिर हम चेंज कर लेंगे बाद में, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमसे पूछा गया होगा एग्जाम में। सेल्स में हमें एडजस्टमेंट करना है। सेल्स डोमेस्टिक जो हमारे बायर्स हैं उनको भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ सेल जो है वो विदेशियों को भी तो कर सकते हैं और विदेशी भी हमें सेल कर सकते हैं हमारे लोगों को। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें भी क्लासिफिकेशन करना होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल का एडजस्टमेंट बेसिकली क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट।
तो अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू दी है तो वो भी हमें यहां सेल्स में एडजस्ट करना है। कई क्वेश्चंस में अलग अलग इसको ब्रेक करके देते हैं कि डोमेस्टिक सेल इतनी हुई, एक्सपोर्ट इतना हुआ, इंपोर्ट इतना हुआ, तो वो सारा एडजस्टमेंट हमें यहां सेल्स में कर लेना है उनको फिर वैसे ही। अब हम आते हैं कुछ इसमें प्रिकॉशंस के बारे में, जो सावधानियां बरतनी है हमें इस मेथड में। पहली सावधानी है कि डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना है। डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। पहली स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे टेबल में अगर आप पूरा फाइनल आउटपुट को अगर आप ऐड कर लेते हैं, यानी जो आपने 50, 100 और 200 को ऐड कर रहा था तो 350 आ रहा था, तो वहां प्रॉब्लम क्या थी कि 50 और 100 दो बार काउंट हो गए थे। तो डबल काउंटिंग को हमें अवॉइड करना है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, फाइनल सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स को, या फिर हम लेते हैं सिंपली सिर्फ वैल्यू एडिट्स को लेते हैं। सेकंड हैंड गुड्स के बारे में हमें क्या करना है, इनको इंक्लूड नहीं करना है। अगर किसी ने सेकंड हैंड गुड्स जो है बेसिकली उनमें कुछ डील किया है तो उनको इंक्लूड नहीं करते हैं हम आउटपुट मेथड में, क्योंकि सेकंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है ऑलरेडी किसी पुराने फाइनेंशियल ईयर में वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद में आता है हमारा ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। किसी किसान ने गेहूं पैदा किया और गेहूं पैदा करके उसका आधा जो है गेहूं खुद ही उसका उपभोग कर लिया और आधा मार्केट में बेच दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो मार्केट में सेल किया जा रहा है सिर्फ उतने ही प्रोडक्शन को हम इंक्लूड करते हैं आउटपुट मेथड में। जो किसी भी प्रोड्यूसर ने अपने आउटपुट को खुद भी कंज्यूम करा हो वो भी हम इंक्लूड करते हैं इस मेथड में। अब करते हैं हम एक न्यूमेरिकल, जिससे कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करने हैं वो आपको पता चल जाएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सीबीएसई की तरफ से, पहले पूछा जा चुका है, और इसमें एनडीबी-एफसी कैलकुलेट करना है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसमें कुछ वैल्यूज हमें दी गई है और सारी वैल्यूज रुपीस करोड़ में दी गई है। सबसे पहले सब्सिडी, जिसे हम उपदान बोलते हैं, फिर सेल्स बताई है, मध्यवर्ती वस्तुएं बताई है, उसके बाद ये जो क्लोजिंग लिखा है ये बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बताया जिसे हम बेसिकली डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास कहते हैं, वही है ये, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, और ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक कितना था उसके बारे में बताया। तो जीडीपी एमपी हमें मिलता है आउटपुट मेथड को यूज करने से, और उसके जो कंपोनेंट है, जो तत्व है, वो क्या क्या है भाई, सेल्स बिक्री कितनी हुई, फिर चेंज इन स्टॉक डेल्टा जो लिख दिया वही चेंज इन स्टॉक के लिए, और माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं, इनको एडजस्ट कर लीजिए। अब सेल्स डायरेक्टली इसमें यहां पे हमें बताया गया है, नंबर 2 पे है, 500 उसकी वैल्यू है। चेंज इन स्टॉक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है यहां पे 4th नंबर पे 40, और ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया 7th नंबर पे यहां पे 50। तो इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो हमें चेंज इन स्टॉक मिलेगा, और मध्यवर्ती वस्तुएं जो है 3rd नंबर पे दी हमें 200। इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 290 करोड़ रुपीस। ध्यान रखिए कभी भी कोई न्यूमेरिकल होता है तो बच्चे सब कुछ सही करने के बाद भी फिर भी कुछ मार्क्स कहां खोते हैं, यूनिट्स लिखने में। रुपीस करोड़ यूनिट है, कैलकुलेट करने के बाद सेम यूनिट जरूर लिखें आप यहां पे। अब हमें जीडीपी एमपी से एनडीबी-एफसी चाहिए। पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, कन्वर्ट करना भी इजी है। आपको एमपी से एफसी पर आना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो ये जो है इसमें आप क्या माइनस करेंगे, एनआईटी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है उसको माइनस कर दीजिए, और माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको सकल से कहां आना है, नेट पे आना है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध या निवल कहते हैं हम इसको। तो ये माइनस करेंगे। 5th नंबर पे हमें दिया गया है यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन है बेसिकली, और एनआईटी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर हमारा दे रखा है यहाँ पे 6 नंबर पे इनडायरेक्ट टैक्स, और उसमें से माइनस कर देंगे हम उपदान को। तो ये हमें 30 - 5 और सोल्व करने के बाद मिल जाएगा रुपीस 205 करोड़। हमारा जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक वेरिएबल है, और इन्वेंट्री में होने वाले चेंजेस जो होते हैं, एक्यूमुलेशन या डिक्यूमुलेशन जो होते हैं, वो होते हैं फ्लो वेरिएबल्स। इस वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की। फर्दर कोई अगर आपको डाउट होता है किसी भी कॉन्सेप्ट में इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स हैं उनको जरूर विजिट करें, वहां पे आपको मेरी पुरानी वीडियो सारी मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है उससे रिलेटेड वीडियो आपको इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें बता देगी, और एक सैंपल भी उसमें आपको दिखाएंगे कि अच्छा इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट कैसे बनाएं ताकि आपके फुल मार्क्स उसमें मिल जाएं। That is all in this video. Thank you so much. Bye bye.